डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड अंडरस्टैंड द पेपर विल कम इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पेपर कैसा आएगा ये हमें पता होना चाहिए। वैसे यू हैव बीन अपियरिंग इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन स्टिल नाउ। तो अभी भी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं वो इसी तैयारी के हिसाब से चलाए जाते हैं ताकि आपको बोर्ड परीक्षाओं से अवगत कराया जा सके। बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आता है और उसमें क्या क्या होता है, कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है, इससे आप अवगत हैं। और आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए पार्ट बी जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में OMR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं जो 20 मार्क्स के हैं जिनका आंसर हमें OMR में लिखना होता है। We have to take these questions in OMR sheet and the part B which was written in your answer book जिसके आंसर आपको अपनी आंसर बुक में लिखने होते हैं। तो पार्ट ए के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बहुत फास्टली रिकैपिटुलेशन के हिसाब से कि पार्ट बी में आपके दो तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। शुरुआत में पैसेज दी होगी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनको हम टेक्सुअल क्वेश्चंस कहते हैं। तो जिसमें 4 चॉइस दी होंगी, एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस और 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरह से आपको लगातार 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस करने हैं। इसमें एक तो पैसेज दी होगी, कुछ ग्रामर बेस्ड होंगे, इसके अलावा आपके टेक्स्ट पर भी आधारित क्वेश्चंस होंगे जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है प्रोज में, पोइट्री में और सप्लीमेंट्री रीडर में। हमारा जो टेक्स्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको OMR में करना होगा, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ए। नाउ वी कम ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है इसमें मिनी सेक्शन में इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसमें भी 4 सेक्शन है जिसमें हमारा आता है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो वी विल फोकस ऑन द पार्ट बी टुडे। तो रीडिंग सेक्शन में केवल एक पैसेज दी होगी जिसे अनसीन पैसेज कहा जाता है। तो उस पैसेज को यू हैव टू रीड इट थॉरोली। आपको इसे बारीकी से पढ़ना है और देन यू रीड द क्वेश्चंस आल्सो प्रॉपर्ली। फिर आप क्वेश्चंस को उतने ही ध्यान से पढ़ेंगे जितने ध्यान से आपने पैसेज को पढ़ा है, तभी आप क्वेश्चन उनके दे सकते हैं। तो इसी तरह से पैसेज दी हुई है, पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि मैंने कल सर्कुलेट किया था ग्रुप पर ये पेपर, तो शायद आपके पास अवेलेबल होगा। नहीं भी है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है ये पैसेज दी हुई है जो न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर है और उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो बहुत डीपली तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो इसमें लिखा है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाट impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence. In 1869, sculptor Frederick August Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses of the past, but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and liberty was packed into 214 carriages and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the fund to build its foundation. It was not until a New York newspaper explored people for donations that money became available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of the Statue of Liberty। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, ये गिफ्ट किया गया था फ्रांस के लोगों के द्वारा जिन्होंने बनाया था। बहुत बड़ी स्टैच्यू है ये, इसकी
कैरेट्स का यूज किया गया था, पैक किया गया था 1869 में। दिस शोज, जैसा कि इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं, अगर हम ब्रीफ वे में जाएं तो फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886, 28 अक्टूबर 1886 में अमेरिकन लोगों ने इसको अनवेल किया था, इसको खोला था, सबके लिए ओपन किया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया था, सेलिब्रेट द अनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है लिबर्टी, तो लिबर्टी किसको शो करता है? फ्रीडम को शो करता है। तो यहाँ इस पर आधारित जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें दिया है कि whom does the statue of liberty represents? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको प्रस्तुत करता है? क्या भाव है इसके पीछे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे, जिसमें बहुत सारे लोगों को दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। सुविधा तो नहीं कि मैं आपको उसका पिक्चर दिखा सकूं, लेकिन आप उसकी पिक्चर को देखना कभी भी नेट पर सर्च करके कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, कैसा है, कितना बड़ा। तो ये शो किसको करता है? लिबर्टी जैसे कि आजादी, फ्रीडम। तो फ्रीडम, इसका आंसर आसानी से जो है इसी के कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी, होप एंड जस्टिस। इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द अंडरलाइन पोर्शन? अंडरलाइन पोर्शन इसमें दिया है, लिबर्टी वाज पैक्ड इन 240 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। तो इसका आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं कि न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड्स टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द स्टैचू। बहुत सारे फंड जो है फ्रांस ने दिए थे, लोगों को प्रेरित किया था कि हम स्टैचू बना रहे हैं, उसके लिए आप डोनेशन दीजिए। तो इस तरह से फंड रेज करने के बाद इस स्टैचू को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? इसको इंस्टॉल करने में भी अमेरिका को काफ़ी पैसा यूज करना पड़ा, उनको भी डोनेशन देना पड़ा, पब्लिक डोनेशन की आवश्यकता पड़ी। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा कि अमेरिका कलेक्टेड मनी। क्वेश्चन से ही हम आंसर लेंगे कि अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू थ्रू पब्लिक डोनेशंस एंड फंड रेजिंग इवेंट्स। तो खुद अमेरिका को भी पब्लिक डोनेशन की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने रेज किया, फंड उठाया, लोगों से प्रेरित किया लोगों को आप फंड दीजिए, तब जाकर के ये अनवेल हुआ। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? रिक्वेस्टेड कई वे में आ सकता है, निवेदन भी हो सकता है। जैसे कि रिक्वेस्टेड वर्ड है, उसके हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें आस्क इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका जो मीनिंग है आस्क, कहना, किसी से रिक्वेस्ट करना, कहना, बोलना, ताकि वो फंड दे सके। तो ये नॉर्मली मैंने तरीका बताया आपको कि किस तरह से अगर कोई पैसेज है तो उसके क्वेश्चंस को कैसे हम उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो ये पार्ट बी का हमारा बी पार्ट था, रीडिंग सेक्शन। जो रीडिंग सेक्शन है जो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, 7 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं राइटिंग पोर्शन। राइटिंग में आता है आपका लेटर और एप्लीकेशन। यहाँ हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना है, किसी एक का आंसर लिखना होगा। तो वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट कि वी वांट टू राइट लेटर और एप्लीकेशन। तो यहाँ भी हमें समझदारी ये दिखानी है कि हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हम लेटर को प्रॉपरली लिख सकते हैं, उसका हमें बॉडी स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, क्योंकि पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद एड्रेशन वर्ड आएंगे, फिर बॉडी उसकी क्या होगी, रीजन होगा, कंक्लूजन होगा, प्रॉब्लम्स होगी, उसमें क्या है। तो ये सब जब अगर हमें नहीं पता है तो वी आर मोस्टली अवेयर, वी आर हैबिचुअल टू राइट एप्लीकेशंस। जो स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल टू राइट एप्लीकेशंस। हम सबको जो आदत पड़ी हुई है, बच्चों को आदत पड़ी हुई है, वो एप्लीकेशन लिखने की पड़ी है। तो मैं आपको कंसल्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि आप लेटर के स्थान पर एप्लीकेशन को चूज करें, उसको लिखें। इससे आप यू आर फुली अवेयर अबाउट द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। और एज अ मॉडल आई राइट एन एप्लीकेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यू कैन राइट डाउन इट, नोट डाउन इट इफ यू वांट। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने एक नमूने के तौर पर जो इसमें एप्लीकेशन दी है वो फॉर्मेट इस तरह से आपको
सेम है। अगर किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी है तो स्टार्टिंग सेम होती है, और ऐसी स्थिति में इसमें जो प्रॉब्लम दी हुई है बस उसको चेंज करना है। यहाँ प्रॉब्लम दी हुई है, आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं प्रिंसिपल सर से, किसकी, दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल, जो स्कूल में पानी के टैंक हैं जहाँ से पीने का पानी आता है वो साफ नहीं है, और जो वाटर उनसे आ रहा है वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि पॉल्यूटेड है, वो साफ नहीं है, दूषित है। तो ऐसे पानी को पीने से बच्चे बीमार हो सकते हैं। ये आइडियाज हैं, जैसे ही आपके दिमाग में आएंगे तो आपको इनको ही अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना है, इंग्लिश में चेंज कर देना है, बिकॉज वी बिलोंग्स टू हिंदी स्पीकर स्टेट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार हिंदी में ही आता है। उस हिंदी विचार को कैसे हम छोटे इंग्लिश सेंटेंस में डेवलप कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है। अब मेथड थोड़ा चेंज हुआ है कि लास्ट में जैसे योर्स सिंसियरली हमने यहाँ लिखा है, पहले इधर लिखा जाता था, लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल है आज का जिसमें CBSE बेस्ड है, तो उसमें सारी चीज़ें आपका कहना चाहिए लेफ्ट साइड में ही आती है। तो टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज में जनरल नाम में कॉमन नाम ले दिया है, तो आप यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, या किसी भी कोई भी अपना आर्टिफिशियल नेम इसमें डाल सकते हैं जो आपके दिमाग में आए। तो टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज मुरादा, वहाँ से स्टार्टिंग आप और रेस्पेक्टेड सर सीधे आ जाइए। सब्जेक्ट भी बीच में चाहे आप लिख सकते हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट क्लीनिंग द वाटर टैंक्स। इस तरह से वो सब्जेक्ट बीच में आ सकता था, लेकिन कोई कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट द सब्जेक्ट, बट यू स्टार्ट रेस्पेक्टेड सर। इसका देखना है यहाँ से कि जो मेथड है, जो पैटर्न है लेटर लिखने का या एप्लीकेशन लिखने का, उसमें आप किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं उसकी, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर किस तरह से आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग आपने करी टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज मुरादाबाद, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट। यहाँ तक हर एप्लीकेशन में लिखा ही जाता है, सबकी स्टार्टिंग इसी तरह से होती है, दैट द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ आवर स्कूल टैंक इज पॉल्यूटेड। आपने साफ लिखा कि प्रॉब्लम की बात की गई है, इसमें किसकी कंप्लेन आप कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के टैंक का जो पानी है वो गंदा है, डर्टी है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, और स्कूल टैंक इज डर्टी लिख सकते हैं, कंटेमिनेटेड लिख सकते हैं, पॉल्यूटेड लिख सकते हैं। तो स्कूल टैंक इज पॉल्यूटेड, और स्कूल टैंक वाटर है स्कूल का के टैंक का वो कैसा है, पॉल्यूटेड है। और our water tanks क्यों है polluted? Our water tanks are not being cleaned regularly, क्योंकि इनको लगातार clean नहीं किया जाता, और if students drink dirty water they will be ill। अगर dirty water use करेंगे तो ill हो जाएंगे। I therefore request you to look into the matter and ensure the water tanks cleaned regularly। आप लास्ट में फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाटर को क्लीन होना चाहिए, इसके लिए आप इंश्योर कीजिए सर, लगातार इनकी सफाई की जाए, सो दैट क्लीन वाटर मे बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी, क्लियर पानी मिल सके। और लॉस सिंसियरली एक्सपायर, यहाँ आप नाम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इस तरह से सिंपली सिलेक्शन कैसे हमें सिलेक्शन करना है, चूज कैसे करना है, लेटर लिखना इजी है, एप्लीकेशन लिखना इजी है। मैं समझता हूँ जिस तरह से एप्लीकेशन लिखी है, इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि एप्लीकेशन इज बेटर टू राइट देन लेटर। एप्लीकेशन ही ज़्यादा इजी लगेगी लेटर को लिखने की अपेक्षा, तो इसका ध्यान आप रखेंगे आगे, मैं समझता हूँ। और नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग है, इसमें सेकंड पार्ट भी है राइटिंग के पोर्शन का, ये लेटर एप्लीकेशन हो गई, और ये द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्ट बी, लेटर यानी कि राइटिंग पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट बी। पार्ट बी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है राइटिंग, ये आपको नंबर दिलाता है। अगर आप थोड़ी सूझबूझ के साथ लेटर लिखें
नंबर मिल सकते हैं, फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद इसी में आता है आर्टिकल और रिपोर्ट, इनमें से कोई एक करना होता है। यहाँ भी आपको बड़ी समझदारी से चूज करना है कि हम रिपोर्ट लिखें या जो है आर्टिकल लिखें, ऐसे लिखें। इसमें भी सूझबूझ दिखानी होती है कि किस तरह से हम अपने लेटर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उस रिपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं जो 80 to 100 वर्ड्स में लिखी जा सके। तो इसके लिए अगर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें जो रिपोर्ट दी है वो है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 100 to 80 to 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में या 80 शब्दों में क्राफ्ट एग्जीबिशन, जैसा कि नाम से क्लियर है, हैंडमेड थिंग्स, द थिंग्स व्हिच वर मेड बाय हैंड एंड रॉ मटेरियल्स, जो सस्ते सामान से हाथ से ही बनाई जाती है। नॉट देयर इज नो यूज टू मेक इट, मशीन्स आर नॉट यूज टू मेक दीज थिंग्स। वो चीजें जो हमारी मशीनों से नहीं बनाई जाती उसको हम क्राफ्ट कहते हैं। क्राफ्ट में आप जानते हैं सब्जेक्ट जो ड्राइंग से रिलेटेड है, छोटी छोटी कागज टुकड़ों से, रॉ मटेरियल से, वेस्टेड मटेरियल से हम चीजें बनाते हैं और वो कई बार बड़ी अच्छी होती हैं जिससे हम अपने घर को डेकोरेटेड कर सकते हैं, कई बार उसका यूज किया जा सकता है। तो ये क्राफ्ट एग्जीबिशन है, तो अच्छा टॉपिक ये भी, लेकिन इसमें क्या दिखाना है, हिंट्स उसने दिए हैं। वैन इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, कौन से आइटम्स इसमें हैं, गैदरिंग किसकी थी, अदर स्टॉल्स किस चीज के स्टॉल्स थे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्राफ्ट एग्जीबिशन पर रिपोर्ट को डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप योर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दीज हिंट्स। इन हिंट्स के अनुसार अगर आप करोगे तो आपकी रिपोर्ट बड़ी भी दिखेगी और उसके वर्ड्स 80 to 100 भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। फिर इसी में ऑप्शन भी है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है कि और करके दिया है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब इसमें जो टॉपिक है, जो आर्टिकल निबंध जिसको हम कहते हैं ऐसे, तो वो ऐसे का टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट में या आप देख रहे होंगे कि ये एक पिक्चर दी हुई है इसमें और बीच में लिखा है इन द मिडिल अ वर्ड इज रिटन इंटरनेट और अराउंड इट, उसके चारों और भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनमें से कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो यू हैव टू चूज लाइक दैट टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक को आपको चूज करना है जिसमें ऑलरेडी हेडिंग्स दिए हों, जिसमें टॉपिक सब टॉपिक्स दिए हों, और उन हेडिंग्स को आप 2-2, 3-3 सेंटेंस में भी लिखेंगे तब भी आपके 6 हेडिंग हैं तो 12 सेंटेंस हो जाएंगे, 15 सेंटेंस हो जाएंगे, जिससे कि आपका आर्टिकल कंप्लीट हो सकता है 100 वर्ड्स में। तो हमें ऐसे ही सेलेक्ट करना है। अभी लिखना तो एक ही है, चाहे आप रिपोर्ट लिखें या जो है ऐसे लिखें। तो इन के ऊपर अब आपको मैं तो यही कहूँगा कि आपको इसमें आर्टिकल सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें हेडिंग्स दिए हुए, उन्हीं हेडिंग्स के आधार पर आप जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में लिख सकते हैं। अब हम इसको ब्लैक बोर्ड पर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस से आप रिपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे क्राफ्ट एग्जीबिशन को अगर आप चूज करते हैं कि नहीं मुझे तो रिपोर्ट लिखनी है, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, तो आप क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में लिखेंगे कि आवर क्राफ्ट एग्जीबिशन वाज रिसेंटली हेल्ड इन आवर कॉलेज। तो आपके ही कॉलेज में लगी है, रिसेंटली हेल्ड आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में लगाई गई, और अ लॉट ऑफ आइटम्स आर शोन इन द एग्जीबिशन। बहुत सारे आइटम्स उसमें दिखाए गए। ऐसे इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं। which shows the cultural heritage, which shows the rural areas heritage, what is the cultural heritage of our country। तो cultural heritage, कल्चर हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन होते थे, धीरे धीरे लोग तो
लकड़ी की भी कुछ चीज़ें बनाई जाती थी जो घरों में यूज़ की जाती थी। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ क्राफ्ट। तो ऐसी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस एग्जीबिशन में कल्चरल हेरिटेज की बात की गई। इन दिस इवेंट सोर्ट ऑफ हैंडमेड क्राफ्ट्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स की बात आप कर सकते हैं, हैंडबैग, जूट बैग्स एंड अदर थिंग्स आल्सो शोन इन द एग्जीबिशन। तो ये आपका अनुभव है। In this event, sort of handmade crafts, including textiles, वो आइटम टेक्सटाइल कपड़े का भी हो सकता है, पोटरी हो सकता है अर्थात मिट्टी के बर्तन से संबंधित हो सकता है, ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी भी हो सकती है, एंड वुडन, वुड लकड़ी का सामान, लकड़ी से तैयार किया गया सामान। लकड़ी, wood is also available in our country, or some woods are useless, but we can make a lot of item from these woods। तो उनसे भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो वो इसमें दिखाया गया है, टेक्सटाइल्स, पोटरी, वुडन वर्क, स्किल्ड आर्टिस्ट, क्योंकि एग्जीबिशन में अच्छे ही आइटम लाए जाते हैं। तो जो बनाए जाते हैं वो ट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, ट्रेंड आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, जो भी मेकर्स हैं, वो कुशल होते हैं, उन्हें नॉलेज होती है किस तरह से बनाया जाता है, कोई क्रॉकरी है किस तरह से बनाई जाती है। तो स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पूरे देश से स्किल्ड आर्टिस्ट पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन, और दे शोड अक्रॉस द कंट्री, डिस्प्लेड देयर वेयर्स, उन सभी ने डिस्प्ले किए हुए थे, सजाए हुए थे, लगाए हुए थे, डिस्प्लेड देयर वेयर्स, attracting a lot of spectators, बहुत सारे दर्शकों को वो आकर्षित कर रहे थे, ऑडियंस को आकर्षित कर रहे थे कि किस तरह के आइटम है। Everybody attracts towards them, हर आदमी उस तरफ जा रहा था। Some are very happy to see them, and some people are buying the articles from there across the country, displayed their wares, attracting a lot of audience, spectators. Students and teachers participated. Students and teachers also participated in the exhibition. एग्जीबिशन सब ने पार्टिसिपेट किया एंड शोड देयर टैलेंट। कुछ बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी आइटम तैयार किए, उन्होंने भी अपनी टैलेंट शो की, उन्होंने भी अपने कुछ आइटम्स एग्जीबिशन में रखे, शोड देयर टैलेंट्स। और द एग्जीबिशन वाज वेल अटेंडेड, कौन सा आइटम कहाँ रखा होगा, किस जगह से स्टार्टिंग होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड एंड वेल अटेंडेड एंड रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक बाय द विजिटर्स। जो विजिटर्स थे, पॉजिटिव फीडबैक दिया गया विजिटर्स के द्वारा, क्योंकि देखने आए लोग सबने कहा कि एवरीबडी अप्रिशिएटेड द क्राफ्ट आइटम्स, हर क्राफ्ट आइटम को अप्रिशिएट किया लोगों ने, बताया कि इट इज वेरी गुड एग्जीबिशन और विच वाज कंडक्टेड बाय आवर स्कूल। तो ओवरऑल अगर हम कहें लास्ट में, जैसे कि इसमें लिखा था टॉपिक में कि ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, तो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड एन एंटरटेनिंग इवेंट फॉर द स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अनुभव था, एंटरटेनिंग इवेंट्स था। उसके बाद हम बात करते हैं ये रिपोर्ट, इस तरह से अगर आप धीरे धीरे जो विचार आपके मन में आएंगे उसको डेवलप करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, तो आपकी रिपोर्ट क्लियर हो सकती है, लिखी जा सकती है। फिर आता है इसमें आर्टिकल, जो आर्टिकल है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसकी अगर हम बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसमें जो सर्किल दिया हुआ है, जो सर्किल है, उस सर्किल में सबसे पहले इंटरनेट वर्ड है। क्या वर्ड है? इंटरनेट। इंटरनेट, इसके चारों तरफ ये सर्किल बना है, उसमें बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। जो वर्ड दिए हैं तो उसी में लिखा है ऑनलाइन, ऑनलाइन। तो एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अगर इनको हम डिवाइड करें, ये जो 7-8 आइटम दिए हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। जो ये सर्किल दिया है इसमें दोनों क्वालिटी दी हुई है, इसके एडवांटेज भी
ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ये आपके एडवांटेज में है। और दूसरा आप लिख सकते हैं, सेकंड है कम्युनिकेशन फोरम, कम्युनिकेशन फोरम, कम्युनिकेशन फोरम हो गया। और थर्ड है आपका एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेज। नेक्स्ट अब आ जाएंगे आपके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसमें नंबर 5 जो हम हेडिंग लिखेंगे वो आ जाएगा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। 6 नंबर पे आएगा आपका इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन। सोशल एलाइनेशन, सोशल एलाइनेशन, सोशल एलाइनेशन, सोशल एलाइनेशन, सोशल एलाइनेशन क्या है? अब ये आपके हेडिंग्स हो गए। ये जो टॉपिक था हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट की में 6-7 चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी है और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी है। तो अगर इसमें एडवांटेजेस की बात करें तो जो हेडिंग इसमें दिए हुए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में, उसमें ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन फोरम है और एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज और साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, सोशल एलाइनेशन। तो ये जो 3 मैंने पॉइंट लिखे हैं 5, 6 और 7, ये हमारे डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। और जो ऊपर है